दोस्तों कुछ पुलिस वाले एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और जाकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस दरवाजे में से एक महिला निकलती है। पुलिस वाले कहते हैं कि माता जी, आपके जो पति 27 साल पहले मर गए थे, क्या आप उनके बारे में हमें जानकारी दे सकती हैं, क्योंकि अब हमें उनके कातिलों का पता लगाना है। दोस्तों वो महिला अंदर से किसी को बुलाती है। अंदर से जब वो लड़का आता है तो वो लड़का लगभग 20-22 साल का था, और जब उससे कहती है कि ये पुलिस वाले आए हैं, ये तुम्हारे पिता के कातिल का पता लगाना चाहते हैं, तो माँ और बेटे दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और उन पुलिस वालों से कहते हैं कि जब तुम्हें पता लगाना चाहिए था तब तुमने पता नहीं लगाया, अब और उस बात का कोई मतलब नहीं है, मैं उसे भूल चुकी हूँ, तो अब आज तुम उसका पता लगाने आ गए हो। दोस्तों इसके बाद पुलिस जो करती है वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि पुलिस जिस अपराधी को पकड़ करके लाती है उस अपराधी का पुनर्जन्म हो चुका था। तो पुलिस यदि चाहे ले तो पुनर्जन्म से भी व्यक्ति को पकड़ के ला सकती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। इसी उद्देश्य के साथ हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको सीधे कहानी की ओर। दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये दिल्ली के ओखला की है। दिल्ली के ओखला में एक जगह ओखला लगती है, वहाँ पर डीएसपी आए, डिप्टी एसपी आए, वहाँ के जो सर्किल अधिकारी थे उनका तबादला हो चुका था और अब अधिकारी आए, उनका नाम था सागर सिंह। सागर सिंह बहुत सारी फाइलों को देख रहे थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जाओ जरा पुरानी फाइलों को लेकर के आओ, मैं उनके बारे में देखभाल करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी फाइलें अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं। तो दोस्तों बहुत सारी फाइल उनका मुंशी ला करके उनको देता है, और जब उनका मुंशी फाइल ला करके देता है तो एक फाइल पर उनकी नज़र रुक जाती है, और वो फाइल थी 1997 की। दोस्तों 1997 में एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसके बारे में बहुत छानबीन की, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन उस कातिल का कोई पता नहीं लगा था। अंत में पुलिस ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि साहब ये व्यक्ति मिल नहीं पा रहा है। हमने अपनी कोशिश भर इसको ढूंढ लिया। तो दोस्तों जो कोर्ट थी वो कोर्ट उस अपराधी को भगोड़ा घोषित कर देती है और उसके जो घर वाले हैं उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों लेकिन जब जो डीएसपी साहब थे वो कहते हैं कि नहीं इस बारे में पता करो, तो पुलिस वाले कहते हैं कि साहब ये तो 22-23 साल पुराना मैटर है और इसके बारे में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है और इसके बारे में अपराधी को अभी तक पकड़ा ही नहीं जा सका। दोस्तों डीएसपी साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से एक बार प्रयास करके देखते हैं कि शायद इसके बारे में पता लगाया जा सके। दोस्तों पहले तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि अरे साहब इस केस में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर के आप पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये केस मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ और इस जो केस है इसकी पड़ताल करूँ और इसको खोज निकालूँ। दोस्तों पुलिस वाले अपने अधिकारी की बात मानते हैं और अधिकारी की बात मानते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि साहब ठीक है हम इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत होती है कि वो पुलिस वाले सबसे पहले उस महिला के पास जाते हैं जिस महिला के पति की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस वाले जाकर के कुंडी खटखटाते हैं और कुंडी खटखटाने पर एक महिला बाहर निकलती है और दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि हम पुलिस से हैं और मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो वो महिला सोचती है कि हो सकता है किसी बारे में कोई जानकारी लेने आए हो। कहते हैं मुझे ये पता करना है कि 1997 में आपके पति की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी, मैं उनके बारे में जानने के लिए आई हूँ। दोस्तों जिस समय उस व्यक्ति की हत्या हो गई थी, हम आपको बता दें कि वो जो व्यक्ति था उसका नाम था किशन लाल, और किशन लाल की जो पत्नी थी उस समय गर्भवती थी जब उसकी हत्या हुई। तो दोस्तों वो महिला अंदर से आवाज़ देती है और जैसे ही आवाज़ देती है तो उसका बेटा बाहर निकल करके आता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे कातिल के हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस वाले आए हैं। ऐसा कहने पर उसकी माँ और बेटे दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि यदि तुम ऐसे ही काम करते होते तो आज मेरे कातिल का पता लग जाता। दोस्तों पुलिस वालों को अपने आप में अपमानित महसूस होते हैं क्योंकि उन लोगों ने पुलिस वालों से ऐसे ऐसे बात कही जो उनके सम्मान को ठेस पहुँचा गई। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मुझे इस केस का पता लगाना है और अपराधी को पकड़ना है।
तो वो पूछते हैं कि माता जी ठीक है, अब आपने जो कहा मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मेरे जो साहब हैं वो आपके केस की जांच करना चाहते हैं, आपके केस की छानबीन करना चाहते हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर संभव होगा तो मैं कातिल को एक दिन पकड़ के आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। दोस्तों उसकी माँ कहती है कि जो किशन लाल थी उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पति एक दिन पार्टी में गए थे, जो पार्टी उनके दोस्तों ने दी थी, और उन दोस्तों ने जो पार्टी दी थी उसमें वो गए थे, और इसके बाद उस पार्टी से कभी वापस नहीं आए। इसके बाद हमने पार्टी के लोगों से पूछताछ की, पुलिस ने उनको उठाया, पूछताछ की, लेकिन कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन सर उस पार्टी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामू, वो उस दिन से फरार हो गया और आज तक उसका कोई पता नहीं लग पाया है। दोस्तों पुलिस कहती है कि रामू आखिरकार कहाँ चला गया और इस रामू की पहचान और पकड़ आखिरकार कैसे होगी, इसके बारे में पुलिस वाले सोचते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं कि आप इसके बारे में हमें और क्या क्या जानकारी दे सकती हैं। वो कहती हैं कि दोस्तों वो पुलिस वालों से कहती है कि मुझे आज तक उनका कोई पता ही नहीं है, और हमें उम्मीद है कि जो रामू है उसी ने हमारे पति की हत्या करी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दोस्तों पुलिस के लिए रामू का पता लगाना बहुत कठिन काम था। लोगों में जो पार्टी में लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों से पूछताछ करती है, जिसमें कुछ काफ़ी समय हो चुका था, तो वो लोग उस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाते हैं। अंत में एक दोस्त मिलता है, और वो दोस्त से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उसका दोस्त कहता है कि साहब मैं रामू के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रामू का एक भाई है जो कि तुगलकाबाद में रहता है, और जब उसका मकान खरीद रहा था रामू का भाई, तो मैं उस समय उससे बातचीत उसके संपर्क में था, तो मैं ये बता सकता हूँ कि रामू का जो भाई है वो तुगलकाबाद में रहता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस रामू के भाई के पास तुगलकाबाद पहुँचती है, और जब दोस्तों पुलिस पहुँचती है तो रामू की जो माँ है उसका निधन हो चुका था, उसका स्वर्गवास हो चुका था, तो उस समय उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। तो पुलिस उस समय तो कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से वापस चली आती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले एक बीमा एजेंट का भेष बनाते हैं, और बीमा एजेंट का भेष बना करके रामू के भाई के पास, जो कि तुगलकाबाद में रहता था, उसके पास आते हैं। उससे कहते हैं कि देखो मैं बीमा कंपनी से हूँ और तुम्हारी माँ के नाम ये बीमा है, और अगर तुम इस पैसे को चाहते हो तो तुम्हें अपने घर के सभी लोगों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, और अगर तुम जानकारी दोगे तो ये पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों उसका भाई सब कुछ बताता है, और जब उसके बारे में रामू के बारे में पूछताछ करते हैं तो रामू के बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाता। वो कहता कि साहब अंतिम बार मैं रामू से मिला था, तब से मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है, आज तक मुझे उसका कोई पता मिला है ना, आज तक हमारी उससे कभी फ़ोन पर कोई बात हुई है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए अगर मुझे पैसा देना है तो मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा, और अगर आप उसका पता नहीं लगाओगे तो फिर पैसा आपका ये डूब जाएगा और पैसा किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। तो रामू का भाई कहता है कि साहब उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसका एक लड़का है जिसका नाम आकाश है, रामू का एक लड़का है उसका नाम आकाश है, और मैंने अंतिम बार उससे फरकाबाद में मिला था। तो पुलिस वाले को एक सुराग और मिल जाता है कि फरकाबाद में रामू का लड़का है जिसका नाम आकाश है, वो रहता है। दोस्तों पुलिस अब फरकाबाद में संपर्क करती है और बताती है कि भाई इस तरीके का एक आकाश नाम का लड़का है जिसकी उम्र लगभग इतनी होगी, और अगर वो कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें उसकी सूचना ज़रूर दें। तो दोस्तों वहाँ से कोई सूचना नहीं आती। अब पुलिस क्या करती है कि फेसबुक का सहारा लेती है, और फेसबुक में आकाश नाम के फरकाबाद के जो रहने वाले हैं उनसे जो है संपर्क करती है। अच्छा, उनसे संपर्क करती है तो एक व्यक्ति का कनेक्शन निकल करके आता है, और वो व्यक्ति फरकाबाद और लखनऊ दोनों से कनेक्ट था। तो दोस्तों पुलिस उस आकाश से संपर्क करती है और आकाश के कहे अनुसार लखनऊ पहुंच जाती है। अब वो आकाश जो था वो फरकाबाद से लखनऊ में रहने लगे था, और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, कहती है कि देखिए मैम बीमा कंपनी से हैं, और आपकी जो दादी हैं उनका बीमा है, और ये बीमा आप लेना चाहते हैं तो आपको अपने पिता की जानकारी देनी होगी। तो आकाश कहता है कि सर मेरे पिता तो हमें कोई जानकारी नहीं है, और उनका कोई अता पता ही नहीं है, और पता नहीं वो अब इस समय कहाँ हो। लेकिन हाँ मैं आपको एक बात ये बता सकता हूँ कि मेरे पिताजी से जब मैं अंतिम बार मिला था तो वो ई रिक्शा चलाते थे लखनऊ में, और उस लखनऊ में जहाँ पर वो ई रिक्शा चलाते थे वहाँ पर उस जगह का नाम था अशोक नगर। अब पुलिस को एक क्लू और मिल जाता है कि अशोक नगर में
एक व्यक्ति है जो कि रिक्शा चलाता है। दोस्तों जब पुलिस उसके लड़के से मिली थी जिसका नाम आकाश था, आकाश से पूछा था कि आपके पिता का नाम क्या है, तो आकाश ने अपने पिता का नाम अशोक यादव बताया था। अब पुलिस ये कंफ्यूज हो गई थी कि अशोक यादव इसके पिता का नाम है और हम रामू को ढूंढ रहे हैं। तो आखिरकार लेकिन पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, हम अशोक यादव से मिल लेते हैं, अगर हो सकता क्या पता वही रामू हो। जब ये आकाश रामू का लड़का है तो उसके पिता का नाम अशोक यादव कैसे हो सकता है, लेकिन फेसबुक के जरिए उसका पता लगाया गया था, तो पुलिस कंफ्यूज थी। लेकिन दोस्तों जब वो अपने पिता का नाम अशोक यादव बताता है और कहता है कि उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो अशोक नगर इलाके में रिक्शा चलाते हैं। तो दोस्तों अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस अशोक यादव का पता लगा लेती है। अब अशोक यादव के पास जाकर के पुलिस कहती है कि देखिए हम लोग ई रिक्शा कंपनी से हैं और मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको ई रिक्शा का बहुत अच्छा ज्ञान हो, तो अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए ई रिक्शा कंपनी खोलना चाहता हूँ और उसमें तुम्हारी सहभागिता होगी। दोस्तों अशोक यादव जब ये बात सुनता है तो वो सोचता है कि अरे मेरी तो किस्मत लगता बदलने वाली है। तो दोस्तों वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड और ये सब देना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले लिए जाते हैं और बैंक पासबुक लेने के बाद जब पुलिस देखती है तो उसमें जो नाम लिखा था वो अशोक यादव लिखा हुआ था। अब पुलिस क्या करती है कि उस अशोक यादव का एक चित्र खींच लेती है, एक फ़ोटो खींच लेती है और इसके बाद ओखला में जिस किशन लाल की जो पत्नी थी उसको कहती है कि अगर आप लखनऊ आ जाएं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अशोक यादव है, मुझे मिला है, अगर आप इसकी पहचान कर लें तो आपके पति के कातिल का सुराग लग सकता है, वो पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों उसकी माँ और उसका बेटा किशन लाल का लखनऊ पहुँचते हैं और जैसे ही उसकी माँ उस रामू को देखती है बेहोश होकर के गिर जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि साहब ये अशोक यादव नहीं है, ये रामू है। और वो पूछती है कि आखिरकार तुमने मेरे पति की हत्या क्यों की। दोस्तों पुलिस उस रामू को पकड़ लेती है। वो रामू इतना शातिर था कि उसने अपराध करने के बाद अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र सब कुछ बदल लिया था और अब वो वेश बदल करके लखनऊ में अशोक यादव के नाम से रह रहा था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। दोस्तों पुलिस उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने उस किशन लाल की हत्या क्यों की। तो दोस्तों रामू कहता है कि साहब जो किशन लाल था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो चिट फंड कंपनी में काम करता था। चिट फंड कंपनी में काम करने के कारण उसके पास करोड़ों का कलेक्शन रोज़ के रोज़ होता था। तो मेरी नीयत ख़राब हो गई, मैंने कहा कि अगर मैं इससे रुपए हड़प लूँ और रुपए हड़प करके चला जाऊँ तो मेरा काम बहुत अच्छा, मेरा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो सकता है। तो एक रात मैंने उसको पार्टी दी और उस पार्टी में मैंने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसका सारा पैसा लेकर के मैं भाग गया। और भागने के बाद पुलिस ने मुझे बहुत ढूंढा, कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई क्योंकि मैंने अपना वेश बदल लिया था, मैंने अपने आधार कार्ड बदल लिए थे, मैंने अपनी पहचान बदल ली थी। एक तरीके से मैंने पुनर्जन्म ले लिया था और मुझे अब ये पक्का भरोसा था कि अब मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं और मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो दोस्तों इसके बाद उस अपराधी को पकड़ लिया जाता है। अब 1997 की घटना थी और 2021 में इस बात का खुलासा हुआ और जब ये खबर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोगों ने जो डीएसपी सागर सिंह थे और जो उनकी टीम थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दिया कि अधिकारी हों तो ऐसे हों, अगर पुलिस चाहे ले तो दुनिया का कोई भी अपराधी बच करके नहीं जा सकता। वो अपराधी कहीं भी छुपा बैठा हो और केस कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, पुलिस उसकी जांच पड़ताल छानबीन करके उस अपराधी का पता लगा सकती है। जिस तरीके से इस अपराधी जिसने पुनर्जन्म ले लिया था उसको ढूंढ करके पुलिस ने कानून के हवाले कर दिया। तो दोस्तों आज की ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इस कहानी से आप सावधान रहें, सतर्क रहें और इसी तरीके से कहानियाँ सुनते रहें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।